Hello everyone. Our next topic is Lorentz localized field and Clausius-Massotti relation. Very important relation it is. इसमें हमें करना क्या है, एक हमारे पास होती है ससेप्टिबिलिटी काई और एक हमारे पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, एक होता है पोलराइजेबिलिटी अल्फा। तो हमें इनमें रिलेशन बताना है और इनमें रिलेशन बताने वाला जो इक्वेशन है आपका, वो इक्वेशन कहलाता है आपका क्लासियस मेसोटी रिलेशन। ठीक है, लॉरेंस लोकलाइज्ड फील्ड क्या है, वो फील्ड हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम वापस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही ले रहे हैं। ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, इसकी प्लेट्स ए और बी पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस कैपिटल क्यू है। फ्री चार्ज डेंसिटी इसकी प्लस सिग्मा एफ, इसकी माइनस सिग्मा एफ है। इस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो इसको हमने मान लिया ई नॉट वैक्टर। प्लेट पर चार्ज है आपका पॉजिटिव, इस पर है आपका चार्ज नेगेटिव। अब हम यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भर देते हैं। और इस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरह से इंड्यूस होगा वो देखते हैं। जैसे ही आप मीडियम किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली प्लेट को इस कैपेसिटर के अंदर रखते हो तो क्या होगा, इधर जिधर आपका पॉजिटिव चार्जेस हैं उस साइड तो आपके नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं इस मीडियम के वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में गति करेंगे, जिसके कारण आपका नया इलेक्ट्रिक फील्ड P2n रिवर्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे बोल रहे हैं हम EP वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से भी एक गोला काट लेते हैं बीच में से। तो यहाँ हमने एक गोला काट लिया है। तो इस गोले पर ये वापस अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब अंदर वैक्यूम हो गया तो इस गोले पर भी क्या होगा, इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ तो कौन से आयन आ जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, वापस पोलराइजेशन हो जाएगा। और इधर आपके नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अब कहाँ जाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और सेंटर पे आप ये अब यहाँ पर आपका एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, P2n। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम नाम दे देते हैं E1 वेक्टर। और सेंटर पे वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो E2 इज इक्वल टू अंदर क्या होगा आपका 0 सेंटर पे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके टोटल 4 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। और इन चारों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे ही क्या कहते हैं हम, लॉरेंस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या लॉरेंस का स्थानीय क्षेत्र। अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम पहले एक एक फील्ड को देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट वैक्टर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उस दिन हमने कैलकुलेट किया था, ये होता है P प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा EP वेक्टर, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूँकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस साइन लगा रहे हैं। और सिग्मा P हमने कैलकुलेट किया था, ध्रुवणता माइनस P के बराबर ही होता है। फिर थर्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड से। कैसे करते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगी। इसको आपको डायरेक्ट लिखना है, अलग से बता रही हूँ मैं इसको कैलकुलेट करना। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, माइनस ऑफ डेल फाई
पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब फाई की वैल्यू क्या है, अगर ये एज ए डाइपोल बिहेव कर रहा है, इधर पॉजिटिव चार्जेस उधर नेगेटिव, तो ये एज ए डाइपोल बिहेव कर रहा है क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर आपको पता है कि स्मॉल p इज इक्वल टू होता है पर यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट, तो कैपिटल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल p इंटू वी। ठीक है, तो इसी को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू वी की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, अब आप ये वैल्यू रखेंगे तो फाई आपको मिलेगा कि P का मान, कैपिटल P डाइपोल मोमेंट का मान पोलराइजेशन की टर्म में स्मॉल p 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू के स्मॉल p 4 पाई r कॉस थीटा अपॉन 3। फिर आपको पता है r कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, z डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इसको हम क्या मान लें, z। तो फाई इज इक्वल टू होगा के स्मॉल p 4 पाई z अपॉन 3। ठीक है, अब k जो है इसको भी आप क्या लिख सकते हो, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, स्मॉल p 4 पाई z अपॉन 3। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और फाई की जो वैल्यू है वो हमें फाइनली क्या मिलेगी, फाई इज इक्वल टू मिलता है हमें पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है थर्ड नंबर वाला E1 इज इक्वल टू वो क्या होगा, माइनस ऑफ, अगर हम यहाँ से E1 निकालें तो E1 कितना होगा, माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल जेड, माइनस ऑफ डेल बाई डेल जेड, और फाई का मान कितना है, पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये डेल बाई डेल जेड एक बार अवकलन करेंगे तो माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन हो गई ईपी से, ईपी से अपोजिट होने के कारण हम इस E1 को क्या करेंगे, वापस पॉजिटिव कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए ये रफ वर्क है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि E1 का मान कितना होता है, P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट कैसे किया वो बता दिया हमने आपको प्रोसेस। तो E1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और जो लास्ट है हमारे पास फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, चूँकि वो एट द सेंटर है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो ये आपके 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। इन चारों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही क्या होगा, लॉरेंस लोकलाइज्ड फील्ड। तो उसको कैलकुलेट करते हैं हम। चूँकि लॉरेंस लोकलाइज्ड फील्ड EL इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, E0 वेक्टर प्लस EP वेक्टर प्लस E1 प्लस E2। अब इन सब की वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं तो E0 वेक्टर कितना होगा, P प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
फिर नेक्स्ट है आपके पास माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर प्लस पी अपॉन नेक्स्ट है 3 एप्सिलॉन नॉट और E2 है आपके पास 0। अब आप इन सभी वैल्यूज़ को अलग अलग कर सकते हैं। ये आपको एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लेना, आप यहाँ पर 3 नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ई है। अगर ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ई रहेगा तो यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ये हमने पहले कैलकुलेट किया है पिछले डेरिवेशन में, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वहाँ पर आया था ये। ठीक है, इसको अलग कर लेते, p अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस p अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से E प्लस p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास लोरेंट्ज़ लोकलाइज्ड फील्ड हो गया। अब हम इसी से क्लासियस-मेसॉटी रिलेशन निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है, हम ये मानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है P, डाइपोल मोमेंट कैपिटल P, वो डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा है। तो लोरेंट्ज़ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी अल्फा। ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, अब आपको पता है कि पोलराइजेशन स्मॉल p जो होता है वो क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब इसी के साथ ये तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन हुआ। अब यदि हम ये मान लें कि पर यूनिट वॉल्यूम में कैपिटल N एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स एग्जिस्ट करते हैं इन V वॉल्यूम, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जैसे हम जानते हैं नंबर डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स, तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू वी, पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें V भी आ गया, तो स्मॉल p का मान इस स्थिति में क्या हो जाएगा, NP। अगर ये एक नंबर ऑफ एटम के लिए है तो टोटल यदि n है तो कितने हो जाएंगे, NP। तो ये आपका पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, स्मॉल p इज इक्वल टू एन पी और स्मॉल p इज इक्वल टू n, और p का मान है आपके पास अल्फा ई एल से दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 8, और ई एल लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पुट इक्वेशन 5 इन इट, वी गेट स्मॉल p इज इक्वल टू n अल्फा, और ई एल का मान कितना है, e प्लस स्मॉल p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास स्मॉल p इज इक्वल टू कितना होगा, n अल्फा e प्लस n अल्फा स्मॉल p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से हम चाहें तो p वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो स्मॉल p माइनस n अल्फा स्मॉल p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू n अल्फा e। p को कॉमन ले लिया, 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू n अल्फा e। स्मॉल p इज इक्वल टू n अल्फा e अपॉन 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लासियस-मेसॉटी रिलेशन तो नहीं है,
but it is the relation between polarization and polarizability. ये ध्रुवणता तथा ध्रुवण में संबंध है, ठीक है। अब इसके बाद हमें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और अल्फा में रिलेशन बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट कि पोलराइजेबिलिटी P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई E, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 9, 10. Substituting equation 10 in equation number 9 we get epsilon naught chi E is equal to n alpha E upon 1 minus n alpha upon 3 epsilon naught. वापस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, एप्सिलॉन नॉट काई E 1 minus n alpha upon 3 epsilon naught is equal to n alpha E. एप्सिलॉन नॉट काई E minus n alpha एप्सिलॉन नॉट काई E upon 3 epsilon naught is equal to n alpha E. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, E को तो आपने कैंसिल आउट कर देना है दोनों तरफ से, E तो हट जाएगा आपका, ये E तो कैंसिल आउट, और एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनना है, एप्सिलॉन नॉट काई माइनस n अल्फा काई अपॉन 3 इज इक्वल टू n अल्फा, ठीक है। अब आप इसके आगे इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको अल्फ़ा और काई में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पर हम काई को कॉमन ले लेते हैं। काई जैसे ही हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट माइनस n अल्फ़ा अपॉन 3 इज इक्वल टू n अल्फ़ा, काई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस n अल्फ़ा अपॉन 3, या फिर हम पहले यहाँ पर काई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसको आगे। यहाँ हम n अल्फ़ा वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट काई इज इक्वल टू हमें मिलेगा n अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा काई अपॉन 3। अब हम n अल्फ़ा को कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर हमें मिलने वाला है एक तो 1 प्लस, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से अगर हम n अल्फ़ा अपॉन 3 ही कॉमन ले लें, तो यहाँ आपको मिलेगा 3 प्लस काई, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट काई, चूँकि आपको पता है काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1 होता है, ये आपको याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में ये रिलेशन होता है, तो एप्सिलॉन नॉट काई की वैल्यू है आपके पास एप्सिलॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस एप्सिलॉन r माइनस 1, तो क्या होगा यहाँ से n अल्फ़ा, इसको हम ऐसे लिख ले 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन n अल्फ़ा इज इक्वल टू, इधर आपके पास मिलेगा एप्सिलॉन r प्लस 2 अपॉन ये वाली टर्म नीचे एप्सिलॉन r माइनस 1, ये इधर रिवर्स कर दिया मल्टीप्लाई, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही आपका क्लासियस-मेसोटी रिलेशन है, ठीक है। ये किस किस में आया है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलराइजेबिलिटी अल्फा में रिलेशन है, जिसे हम क्लासियस-मेसोटी रिलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। थैंक यू।